किसानों और सरकार के बीच कल देर रात तक चली तीसरे दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। किसान अपनी 3 मांगों को लेकर अड़े हैं। अब अगली बैठक 18 फरवरी को शाम 6 बजे। चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ करीब 5 घंटे तक हुई बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। लेकिन इतनी लंबी बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सरकार की ओर से अर्जुन मुंडा ने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं। सकारात्मक चर्चा हुई है। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। और सरकार के साथ बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकलने पर किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार कोई रास्ता निकालेगी। किसान नेताओं ने कहा कि रविवार को होने वाले अगले दौर की बातचीत तक वो शंभू बॉर्डर पर जमे रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। किसानों ने कहा कि टकराव वो भी नहीं चाहते। सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए, अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है। तो उसके बारे में हम अपने साथियों से जो आज चर्चा हुई है सरकार से विचार विमर्श भी करेंगे। और पंजाब ने कहा भी हम ट्विटर अकाउंट या आपके पेज भी खोलेंगे। और किसानों के साथ बातचीत में शामिल हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई मुद्दों पर बात हुई। प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि किसानों के साथ आम जनता को कोई नुकसान न हो। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के 3 जिलों में केंद्र सरकार ने इंटरनेट बंद करवा दिए हैं। बच्चों के एग्जाम हैं, ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को परेशानी हो रही है। मान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक हुई और आगे होने वाली बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद है। बहुत सारी सहमति बनी है, होर भी हजे रहिंदे ने, उन्हां ते भी बनूगी। पर हाँ, दोनों पासों सेंटर सरकार तो भी असीं ये अश्योरेंस लई है कि हरियाणा नाल गल करो, उधरले पासों मतलब शांति रखी जाए। इधरले पासों किसान संगठन तो कल ही अपील करती थी। और अन्नदाता किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने टीवी 9 से बातचीत में कहा कि सरकार से उनसे समाधान की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वो अपने युवा किसानों को रविवार तक शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने के लिए मनाएंगे। देखो, हम तो मैंने बताया है ना कि भाई हम अपने तरीके से उसको इतवार तक तो वो डिले करेंगे और बिल्कुल देखेंगे। इतवार को अगर नहीं करते तो फिर हमारा मिशन तो आगे जाने का ही है और आर पार की लड़ाई, और जाएंगे वहाँ दिल्ली तक जाएंगे। अच्छा, आज की बैठक में कोई ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपको लगा कि सरकार आपकी बात मान लेगी, उन पर सहमत है? बिल्कुल, थोड़े हमें उम्मीद है, तभी तो हम इतवार तक जाएंगे ना, नहीं तो क्यों जाएंगे इतवार तक। इतवार तक हमारे को पूरा विश्वास है न कोई रास्ता जो है निकाल लेगा। और संयुक्त किसान और किसान मजदूर मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों ने आम लोगों को परेशान नहीं करने की बात कही। आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार पर अपनी गारंटी को लेकर दबाव बनाने के लिए आज भारत बंद बुलाया है। किसान देश भर के प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। पंजाब के सड़क मार्गों को 4 घंटों के लिए बंद करने की भी योजना है। भारत बंद की वजह से फल, सब्जी और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई भी प्रभावित होगी। किसानों से अपील की गई है कि वो आज अपने खेतों में काम नहीं करें। बंद को लेकर ग्रामीण भारत पर किसान का ज्यादा जोर है। किसान एमएसपी की गारंटी के साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश और कर्ज माफी के साथ कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और ट्रेड यूनियंस के भारत बंद को लेकर पंजाब और हरियाणा में कुछ एडवाइजरी जारी की गई। भारत बंद सुबह से शाम 4 बजे तक रखा जाएगा। हालांकि ग्रामीण भारत बंद से एम्बुलेंस, अखबार की सप्लाई, शादी समारोह, मेडिकल दुकानों और परीक्षा देने जा रहे छात्रों को नहीं रोका जाएगा। पंजाब में आज सभी निजी बसों का परिचालन बंद रखा गया है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है। हरियाणा ने बंद को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए रूट डाइवर्जन किए गए हैं। और भारत बंद को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली जाने वाले लोगों को मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह दी गई।
नोएडा पुलिस सीमा से लगने वाले सभी बॉर्डर पर आज बैरियर लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाएगी। 130 मीटर रेड से डीपू गोल चक्कर होकर परी चौक की ओर जाने वाले होडा सीएम चौक से P3 गोल चक्कर होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली की ओर फिल्म सिटी फ्लाईओवर से सेक्टर 18 होकर एलिवेटर रोड से आगे जा सकते हैं। कालिंदी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 होकर जा सकते हैं। ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी लेकर ही लोगों को घरों से निकलने की सलाह दी गई है। और आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वाले किसानों का वीडियो हरियाणा पुलिस ने जारी किया है। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर के इस वीडियो में क्या दिखा, ये रिपोर्ट में देखिए। किसान सुरक्षा बलों पर बल प्रयोग और टीयर गैस के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अंबाला के शंभू बॉर्डर का ये वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। हरियाणा पुलिस की ओर से जारी इस वीडियो में कुछ किसान सुरक्षा बलों पर पथराव करते दिख रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने इस वीडियो के जरिए आम लोगों से उपद्रवियों की पहचान कराने में मदद करने की अपील की है। और शंभू बॉर्डर पर पहुंचे पूर्व कांग्रेसी विधायक को किसानों ने वापस लौट जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम मदन लाल जलालपुर है और ये कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। वीडियो में दिख रहा है कि जलालपुर को पीछे से किसानों की तरफ से पानी की बौछार मारी जा रही है। हालांकि उनका कहना है कि किसानों ने उनका विरोध नहीं किया, बल्कि बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से फेंका गया एक आंसू गैस का गोला आकर उनके मुंह पर लग गया था। मैं कहना कोई किसी ने भजाया नहीं, मैंने किसान यूनियन के लीडर ने इत्थे बुलाया, बड़ी इज्जत की, 4 घंटे घट्टो घट्ट मैं इत्थे रहा। और संदेशखाली हिंसा मामले को लेकर लोकसभा की विशेषाधिकार कमेटी ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत आला अधिकारियों को 19 फरवरी को तलब किया। 2 दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में बीजेपी की टीम संदेशखाली जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बशीरहाट में धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के साथ झड़प में मजूमदार घायल हो गए। अब इसी मामले को लेकर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने मजूमदार की शिकायत पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, संबंधित जिले के डीएम, एसपी और थानाध्यक्ष को 19 फरवरी को तलब किया है। मजूमदार ने लाठीचार्ज, प्रोटोकॉल उल्लंघन और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। और पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई हिंसा मामले को लेकर बीजेपी की जांच कमेटी आज मौके पर जाने वाली है। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। संदेशखाली की महिलाओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने उनके साथ लंबे समय तक यौन शोषण किया। आरोप फरार शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है, जो आज मौके पर जाने वाली है। बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार दोषियों को बचाने के लिए मनमानी कर रही है, जबकि टीएमसी ने कहा कि बीजेपी ने कभी यूपी, एमपी और मणिपुर में जांच कमेटी क्यों नहीं भेजी। त्रिपुरा जाना चाहिए, मणिपुर जाना चाहिए। क्या मणिपुर में भाजपा का डेलीगेशन वहाँ पर गए? ममता बनर्जी का संरक्षण में शाहजहां इस एरिया में है। और पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संदेशखाली में हुई हिंसा की जांच कोर्ट की निगरानी में एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अखिल आलोक ने जनहित याचिका दायर की। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मणिपुर के तर्ज पर एसआईटी बनाकर जांच कराने की मांग की गई। संदेशखाली हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने की मांग की गई है। हिंसा पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की गई है। इसके साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कराने की भी मांग की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे, जहां 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखेंगे और रेलवे की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। रेवाड़ी में 1,650 करोड़ रुपए की लागत से
720 बेड का अस्पताल बनेगा। प्रधानमंत्री गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान में भी 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। अधिवेशन में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। देश भर से बीजेपी के 11,000 से ज्यादा नेताओं और पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। अधिवेशन की शुरुआत जेपी नड्डा के अध्यक्षीय भाषण से होगा, जबकि इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। अधिवेशन में बीजेपी के चुनाव प्रचार की रूपरेखा तय होगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अधिवेशन में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। और राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी 2 प्रस्ताव लाएगी। आपको बीजेपी के उन दोनों प्रस्ताव के बारे में बता दें। बीजेपी जो प्रस्ताव लाने वाली है उसमें एक प्रस्ताव राजनीतिक होगा, जबकि दूसरा प्रस्ताव आर्थिक और सामाजिक विषयों पर आधारित होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले प्रस्ताव में राम मंदिर, महिला आरक्षण समेत गरीब किसानों और युवाओं के लिए किए गए कामों का जिक्र हो सकता है। अधिवेशन स्थल पर मोदी सरकार की उपलब्धियों और कामों पर आधारित एक बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में स्वदेशी विमान तेजस, कोरोना वैक्सीन, चंद्रयान की सफलता, मंगलयान जैसे उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज करीब 3 बजे बिहार से उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। यूपी में राहुल की यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। बिहार के रास्ते होते हुए राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के चंदौली में दाखिल होगी। राहुल चंदौली के सैयद राजा में नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में सभा करेंगे और वाराणसी के बॉर्डर पर रात्रि विश्राम करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अगले 6 दिन में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से गुजरते हुए मध्य प्रदेश पहुंचेगी। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने भी जाने वाले हैं। इसके अलावा राहुल अपने पैतृक शहर प्रयागराज, कांग्रेस के गढ़ अमेठी, रायबरेली और लखनऊ से भी गुजरेंगे। और उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले राहुल गांधी आज बिहार में न्याय यात्रा के दूसरे दिन कैमूर में लोगों से संवाद करेंगे। आर्थिक अन्याय। राहुल गांधी कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के औरंगाबाद पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से समाज की हकीकत का पता चल पाएगा। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का अगला कदम जाति जनगणना है और कांग्रेस पार्टी इस काम को करके दिखा देगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आज बिहार के कैमूर में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। कल तेजस्वी औरंगाबाद की सभा में शामिल नहीं हो पाए थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक और झटका लगा है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता बिखरती जा रही है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अब अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी 6 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी। और हालांकि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की थोड़ी देर बाद ही उमर अब्दुल्ला ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की बातों को दूसरे संदर्भ में लिया गया है। और महाराष्ट्र के बीड में मराठा आंदोलन की आग फिर सुलग उठी है। जगह जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। मराठा नेता मनोज जरागे भूख हड़ताल पर बैठे थे। भूख हड़ताल में 5वें दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनके समर्थक नाराज हो गए। जरागे समर्थकों ने जालना और बीड के सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आज देर शाम प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर हाईवे पर आगजनी की और घंटों हाईवे जाम किया, जिसकी वजह से करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहे। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी आरक्षण को लेकर सरकार के रवैये की है। मनोज जरागे की सेहत के प्रति प्रशासन और सरकार के उदासीनता को लेकर भी प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है। और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने वाली है।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हाईकोर्ट की रोक हटाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्ती रुक गई है। और दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक महिला घायल हो गई। जल निकासी के लिए लगी लोहे के पाइप का एक हिस्सा नजफगढ़ मेन रोड पर गिर पड़ा। ये घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। नीचे गिरे पाइप की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक महिला घायल हो गई। महिला स्कूटी पर सवार थी। महिला की स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। महिला को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद स्टेशन के नीचे लोगों का जमावड़ा लग गया और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। बाद में पुलिस ने लोगों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू करवाया। और राजस्थान के कोटा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। नीट की तैयारी कर रहे 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित लड़की सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के के संपर्क में आई थी। बातचीत के दौरान पता चला कि वो नीट की तैयारी कर रहा है और किराए के फ्लैट लेकर रहता है। लड़की ने पीड़ित को मिलने के लिए फ्लैट पर बुलाया था। फ्लैट पर लड़के के 3 दोस्त भी मौजूद थे। 4 दोस्त ने मिलकर पीड़िता से गैंगरेप किया। 13 फरवरी को एक नाबालिग कोचिंग छात्रा ने कोटा शहर के एक थाने पर रिपोर्ट पेश की थी कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बालिका नाबालिग थी, इसलिए पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। और बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव होने लगा। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और कड़ी सुरक्षा के बीच मूर्ति विसर्जन कराया गया। कुछ चोटें मामूली आई हैं, बट कोई लाइफ थ्रेटनिंग टाइप वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। भागने के दौरान जो पत्थर चला है उसके दौरान तो सामान्य नागरिकों में भी आपस में जब हुआ है तो बहुत मामूली है। फिलहाल हालात काबू में है। उपद्रव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए नागपुर की एक दरगाह में दुआ मांगी गई। देखिए यह है नागपुर के बाबा ताजुद्दीन की दरगाह। वैसे तो ये दरगाह सर्वधर्म समाभाव की मिसाल है, लेकिन आज विशेष कारण से इस दरगाह की चर्चा हो रही है। दरगाह में पीएम मोदी की सेहत और सलामती की दुआ मांगी जा रही है। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के सदस्यों की तरफ से दरगाह पर चादर चढ़ाई गई है और दुआ मांगी गई है। इस दौरान कई धार्मिक नेता और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रचारक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेहत, देश भारत की प्रोग्रेस और पीएम साहब की 2024 में वापसी के लिए कामना करी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रोड शो किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से चमोली के गौचर पहुंचे। यहां से मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो मंत्र दिया है, हमारी सरकार उसी पर चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास, यह मंत्र हमने आत्मसात किया है और सरकार की नीति को नीति में मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव नतीजों के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई और जमीयत उलमाए इस्लाम के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। पीटीआई के नेता और पूर्व स्पीकर असद कैसर पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुंचे। उनके साथ पीटीआई के और भी कई नेता थे। दोनों दलों के नेताओं के बीच काफी देर तक बैठक हुई। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई और जमीयत उलमाए इस्लाम एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद दोनों पार्टियों के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। हाल ही में फजलुर रहमान ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था। सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था।
और इजरायली बंधकों के रिश्तेदारों ने तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया और उनकी रिहाई के लिए संघर्ष विराम की मांग की। बंधुकों के रिश्तेदारों ने सेना मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया। ये वही इलाका है जहां इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक होती है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वॉर कैबिनेट से गाजा में युद्ध विराम पर वार्ता में भाग लेने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार हमास से बातचीत करे और बंधुकों की रिहाई का रास्ता निकाले। हालांकि इजराइल की सरकार हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने की बात कर रही है। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आग से मरने वालों की संख्या बढ़ी। नरेला इलाके में आग से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। पेंट और केमिकल गोदाम में यह भीषण आग लगी। दमकल की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है, लेकिन यह हादसा भयानक है। अब तक जो जानकारी मिली है उसमें यह सूचना मिल रही है कि इस अग्निकांड में 11 लोगों की मौत हो गई है। 11 लोगों ने जान गंवाई है। पेंट और केमिकल गोदाम में यह भीषण आग लगी। विवेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बहुत ही भयानक हादसा है। 11 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। कैसे लगी आग, कैसे हुआ ये भयंकर अग्निकांड? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में जो जांच अधिकारी है वो तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये आग लगी थी उसमें 11 लोगों की मौत हुई है। दरअसल दिल्ली के अलीपुर इलाके में तकरीबन 5:30 बजे के आसपास गुरुवार शाम को जानकारी फायर विभाग को मिली थी, जिसके बाद करीब 22 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया था। दमकल विभाग की टीम लगातार वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। बताया जा रहा है कि पेंट फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी थी और उसमें कुछ लोग फंस गए थे। अभी तक जो अपडेट मिली है उसमें 11 लोगों की मौत की जानकारी फायर विभाग द्वारा दी गई है और तकरीबन 4 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल आग किस वजह से लगी इसकी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। नजर आप बना रहे हैं।